सभी का स्वागत। जब चुनाव आने लगते हैं तो चुनावी भागदौड़ तो नजर आती ही है, लेकिन इस सियासी भागदौड़ के बीच एक और भागदौड़ तेज हो जाती है और वो है दल बदलने की। इसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कोई इसे घर वापसी कहता है, कोई अपनी विचारधारा मैच नहीं होना कहता है। लेकिन इस तरह से क्या इसे सिर्फ राजनीतिक एक कारण माना जाए कि राजनीति में अपने आप को सिर्फ जिताना है और उस धारा के साथ बहना है जो तेज बहती है, उसकी वजह से ये किया जा रहा है, या वाकई विचारधारा में बदलाव आया है और इस वजह से दल बदल रहे हैं? कानून भी कई बार बनाने को लेकर, उनको पुख्ता करने को लेकर जो कोशिशें हुई हैं वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जीत गए किसी और राजनीतिक दल के टिकट पर, लेकिन जीतने के बाद फिर दल बदल लिया। संवैधानिक स्तर पर इसको लेकर कई तरह के मतभेद हैं और चर्चा भी चलती रहती है। लेकिन अब जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले को कितना जायज ठहराया जा सकता है? क्या इसे रोकना चाहिए? अगर रोकना चाहिए तो क्या कारण हो सकते हैं और किस तरीके से रोका जा सकता है? अगर नहीं रोका जाना चाहिए तो इसके लिए क्या दलीलें दी जा सकती हैं? जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं भाजपा और कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भरत मेघवाल जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। श्याम जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि थोड़ा सा आप बैलेंसिंग जवाब देंगे। आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि सब अपने अपने कारण गिनाते हैं। कोई कहता है कि मेरी विचारधारा उनसे मैच नहीं हो पा रही थी और इसीलिए मैंने अपनी विचारधारा जिससे मैच होती है उसकी तरफ रुख कर लिया है। कोई इसे घर वापसी का नाम देता है। लेकिन ये परिभाषाएं चाहे बदल जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है। आपको क्या लगता है? देखिए प्रभात जी, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से बयान देती है, लेकिन कोई भी नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आता है। ये गलत है कि मैं अपने घर वापसी आया हूं और ये कराऊं। कुछ दिन पहले दिखेगा, मैं बीजेपी में बड़ा अचंभा कर रहा था कि जिस व्यक्ति को अर्जुना मेघवाल करे थे, किसी भी कीमत पे हम तो लेंगे नहीं। अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि भाजपा के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रहलाद जोशी ने दुपट्टा डाल डाल के कहा हमारे तो पुराने नेता हैं, घर वापसी पहली बार तो हुई नहीं है। देवी सिंह भाटी ये पहली बार नहीं आए, ये दूसरी तीसरी बार आ गए हैं बीजेपी में। वसुंधरा से जब खिलाफत हुई थी तो निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय मंच बना करके जो जाटों को आरक्षण देने की बात आ रही थी, तो उन्होंने राजपूतों को आरक्षण देने की बात कह करके वसुंधरा जी की खिलाफत करते हुए पार्टी से चले गए। फिर वसुंधरा जी से पता नहीं क्या हुआ, फिर वापस आ गए, विलय कर ली अपनी पार्टी को। फिर क्या है, अर्जुन लाल मेघवाल को भाजपा ने टिकट दिया, उनका विरोध करते हुए फिर चले गए। अभी पूरे 5 साल बाद वापस लौट के आए हैं और अभी तो अटल जी कहेंगे कि हमारे पुराने नेता रहे। देखिए माणिकचंद सुराना थे, वो लेके आए थे इनको निश्चित तौर पर, और इनका ये चर्चित भी रहे, काम भी करते हैं अपने कार्यकर्ताओं का। बीकानेर में इनका रुतबा भी है, 7 बार विधायक भी रहे। अब इनके पुत्र पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, उनके दिवंगत हो गए। इनकी पुत्र वधु कोलाई से एक बार चुनाव लड़ी, हारी भी हैं। अब ये दोबारा से देवी सिंह भाटी चुनाव लड़ेंगे या उनकी पुत्र वधु वापस से चुनाव लड़ेगी, ये तो अटल जी बताएंगे, क्योंकि अटल जी उनको लेके आए और वसुंधरा जी बार बार करी थी इनको लाओ। और जब देखिएगा कि अमित शाह और जेपी नड्डा जयपुर आए थे और बड़ी बैठक होकर के इनको शामिल किया गया था, इनको शामिल करो, चलो आप ये पीके देव को थप्पड़ भी मार चुके हैं जब इनका मंत्री पद गया था बेरू सिंह जी के टाइम में। तो ये चर्चित भी है और अपने कदमर नेता भी हैं और ये अपनी शर्तों के आधार पर काम भी करते हैं। अब अर्जुना मेघवाल को जिताना है, विधायक में जिताना है या पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाना है, ये तो बीजेपी को निर्णय करना है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब राजेंद्र राठौड़ बाकी के सभी नेता ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का विरोध करते हैं तो इनको सीएलसी के डायरेक्टर को लाने की और जरूरत क्या पड़ी, मुझे नहीं पता। इनकी स्थिति सीकर में कम कि आप ऐसे गेटवेल के मालिक को लेके आओगे, ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ रहे हो, कार्यकर्ता की बजाय मालदार पैसे वालों को ला करके खड़ा करके चुनाव जीतना चाहते गए। प्रधानमंत्री का चेहरा, क्योंकि 2018 में प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव हम लड़ चुके हैं, या वसुंधरा जी का भी चेहरा था। क्या प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए, क्या उनका चेहरा कमजोर पड़ गया कि हमको लोगों को लाना पड़ रहा है? पहले 50 अधिकारी को लाए थे, फिर लक्ष्मी नारायण दबे को लाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको लेके क्यों आए मुझे नहीं पता अटल जी। क्योंकि आप
कार्यकर्ता के प्रति नहीं हो समर्पित, आपको जीत चाहिए और सत्ता चाहिए, इसलिए आप किसी को भी जोड़ोगे। 50 अधिकारी को जोड़ लिया, करे वही जीत सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता रहते हैं ग्राउंड पे, वो नहीं जीत सकते। मुझे नहीं पता, अटल जी जैसे को अगर टिकट दिया जाए तो जीत सकते हैं, क्योंकि आप उन किन लोगों को ला रहे हो जिनका वर्चस्व है, जिन्होंने कमाया खाया 40 साल, जिसने नौकरी कर ली, वो सेवा नहीं कर पाए, ले आए। कांग्रेस भी ला रही है कुछ लोगों को, कांग्रेस के लोग कुछ जा भी रहे। सुभाष मेहरिया को पता नहीं, पहले कांग्रेस अच्छी लगी थी, वापस चले गए। सुबेदानंद के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हो, फिर वापस से इनको कहने नहीं ठीक है, गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला हमारे पास व्यक्ति नहीं है, तो चलो सब। तो ये सब चीजें है कि जिस तरह से राजनीति में जो नैतिकता की बात कही जाती थी, जो दीनदयाल जी के सिद्धांतों को मानने वाली पार्टी है, उसमें ऐसा नहीं चलता था। अब क्योंकि उनके सिद्धांत केवल रख करके कहा, इनके सिद्धांत हम मानते नहीं है, लेकिन हम अपनी राजनीतिक के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, सत्ता को लाने की, छीनने के लिए कांग्रेस से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए राजनीति में आजकल बदलाव की स्थिति है, कॉमर्शियल राजनीति हो गई है आजकल, सेवा वाली राजनीति कम रह गई है। प्रभात जी, अटल जी, सबसे ज्यादा जो भागदौड़ अभी देखी जा रही है वो बीजेपी की तरफ आने वाले लोगों की है। लंबे समय तक मनभेद रहते हैं, मतभेद रहते हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो सालों तक एक ही राजनीतिक दल के साथ टिका हुआ रहता है, वो कहीं नहीं जाता। लेकिन बार बार दल बदलने वाले लोग, उनको जब प्राथमिकता दी जाती है उनके बीच में, आपको नहीं लगता कि वो कार्यकर्ता ठगा महसूस करता है जिसने पूरा जीवन और अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा साल एक पार्टी को दिए हैं? नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि कार्यकर्ता है वो लंबा जीवन दिया है और वो आगे भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और ये जो लोग आए हैं वो आप देखिए, वो सदस्यता ही तो ली है उन्होंने। मतलब आप कयास लगा रहे हो कि उनको टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और क्या कारण लगता है? तो फिर और क्या कारण हो सकता है? एक बात समझिए, कोई भी कभी भी भाजपा में तो आ ही सकता है ना, मेंबरशिप तो ले ही सकता है किसी भी कारण से। ये सब उससे चुनाव से पहले ही जो होता है, तो इसे चुनाव से जोड़कर क्यों ना देखा जाए फिर? मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों की, तो जैसे देवी सिंह भाटी जी हैं, वो तो 1980 से हमारे साथ ही चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 में क्योंकि बड़ा परिवार है तो उसपे छोटी मोटी कई बार मतभेद हो जाते हैं। मनभेद तो उनके विचार तो हमारे साथ के ही हैं, शुरू से ही वो बीजेपी के साथ ही तो थे। 2019 में उनका थोड़ा सा मतभेद हो गए, तो वो वापस से अब उन्होंने खुद नहीं कहा ना कि अब मेरे को लगता है कि भी ठीक है, मेरी गलतफहमियां दूर हो गई। तो वो कभी भी भाजपा बड़ा परिवार होने के कारण कभी भी उनका स्वागत हमेशा ही से था कि भी आप आ जाइए, कभी भी आ सकते थे, इनको कोई मना थोड़ी था। तो देवी सिंह भाटी जी का तो ये, बाकी जो कोई भी मान लो सीएलसी के श्रवण सिंह आ रहे हैं, तो वो एज ए मेंबर तो कभी जुड़ सकते, हो सकता है उनको अभी लगा कि भी ठीक है मेरे को अभी जुड़ना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं कि मत आओ आप। और के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, वो क्या इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी, तो पता नहीं क्या हुआ कि भाई मेरे खिलाफ बीजेपी में आऊंगा तो नहीं होगी, मेरा तो इंस्टीट्यूट बचा रहेगा, ऐसा भी चर्चा है ट्विटर में। ये कयास है, अगर ऐसा होता, मतलब ये सब बातें मेरे को नहीं लगता कि ईडी की कार्रवाई तो वहाँ महाराष्ट्र में हमारे बात एक देखिए, आयकर तो बिजनेस मैन रिटर्न्स भरते हैं, तो उसमें बहुत सारी कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तरफ से भी गलतियां हो जाती हैं। और आयकर का जो भी उनका, ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी में आ जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले छोड़ देंगे, ऐसा कभी हुआ है क्या सर? ये तो अपने कयास आप कुछ भी लगाओ, ऐसे कयास लगाने का तो कोई महत्व नहीं है। लेकिन चलिए जी, मैं हालांकि वो नाम भी आपसे जानना चाहता था कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें बीजेपी में आने के बाद या फिर पार्टी बदलने के बाद उन पर कार्रवाई कंटिन्यू रही हो। खैर, हमारे साथ भरत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं। भरत जी, बीजेपी में ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है, कांग्रेस से काफी वहां पर टूट हुई है, क्या कारण माना जाए कि मोह भंग जो कांग्रेस से हो रहा है उनका, वो नहीं रोक पा रही है कांग्रेस, या फिर ये कहें कि हम उनको रोकने के लिए जो कारण गिनाए जाने चाहिए थे, या फिर वो हवा का रुख देखकर जा रहे हैं, हवा किस तरफ बह रही है, अपनी तरफ से आप उनको बता नहीं पा रहे कि हवा बदलने वाली है? ये कहीं ना कहीं कमजोरी कांग्रेस की भी लगती है।
देखिए प्रभात जी, कारण इसमें कांग्रेस की कोई कमी नहीं है। इसमें जो मेन मुझे लगता है वो बात यह है कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो संगठन को सर्वोपरि नहीं मानते, पार्टी को अपना सर्वोपरि नहीं मानते। वो लोग ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लालायत होते हैं, या जिनको ये लगता है कि मेरा स्कोप यहाँ पर ज्यादा हो सकता है, तो वो उस सत्ता के तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं। 2014 के बाद अगर हमने देखा हो तो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो दल बदल वाला कानून आपने बताया कि किस तरीके से सरकारें बन जाती हैं, जनता इनको मैंडेट देती नहीं है, लेकिन ये जोड़ तोड़ कर कर और वहां पर अपनी सत्ता बना लेते हैं। चाहे हम गोवा को ले ले, चाहे हम मध्य प्रदेश को ले ले, या हम बाकी राजस्थान में भी प्रयास किया गया। तो ये वो जो लोग होते हैं जो ये विचारधारा की बात कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये वो लोग है ही नहीं कि ये इनके पास कोई विचारधारा होती है। ये वो लोग हैं जिनको सत्ता चाहिए, जिनको पावर सेंटर में रहना है, और जिनको ये लगता है कि यहाँ पर अगर मुझे टिकट मिल जाएगी तो मैं चुनाव जीत सकता हूं। पार्टी में जो रहेगा वो अनुशासित व्यक्ति होता है, चाहे पार्टी हार रही हो, लेकिन फिर भी आप देखिए आज यूपी के अंदर हमारी क्या स्थिति, उसमें कोई डिनाई नहीं करेगा। लेकिन वहां आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, आज भी वैसे व्यक्ति है, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे ये चीज लगती है। और दूसरी चीज जो आपने अभी सवाल पूछा, मैं आपको बता दूं, अजीत पवार जो पहले बीजेपी में नहीं थे, जैसे ये बीजेपी में आते हैं इनका चार्जशीट में से नाम चला जाता है। हार्दिक पटेल इसके उदाहरण है, हेमंत सरोज बिस्वा जी को आप ले लीजिए, और न जाने अनगिनत ऐसे कितने नाम है जो बीजेपी में आने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई रुक जाती है। अभी अटल जी ने कहा कि सब इनकम टैक्स कार्रवाई करता है, इनकम टैक्स स्क्रूटनी करता है, तो स्क्रूटनी में ऐसे ही लोगों के क्यों नाम आते हैं? वो तो रैंडमली होती है, कभी उस समय तो ऐसा होता नहीं है। तो स्क्रूटनी में रैंडमली ऐसे ही लोगों के क्यों नाम आते हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए होते हैं या अन्य किसी विपक्षी दलों से जुड़े हुए होते हैं। और जब आप भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनते हैं तो वो ना बिल्कुल से क्लोज हो जाते हैं, उनकी फाइलें क्लोज हो जाती है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना है कि 90% जो विपक्ष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो अभी इनके टाइम में कुछ ज्यादा होने लगी है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में। मुझे लगता है कि इस तरह के जो काम हो रहे हैं इन कामों पे रोक होनी चाहिए, दल बदल कानून को और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और सरकारें गिराने का काम जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाना है इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जनता जो मैंडेट देके सरकार बनाती है वो लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, और उस खूबसूरती को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी 2014 से करती आ रही है। मैं प्रभात जी एक आंकड़े के साथ बात करना चाहूंगा कि 2018 से 2023 में आप लगे पूरा, क्या श्याम जी क्या कह रहे हैं? हाथी तो पूरा आप भी लगे थे कि पूरा 2 बार, एक बार पहले लगे, अब भी लगे। हाथी को लेना और चुनी हुई सरकार को गिराकर सरकार बनाने में श्याम जी दोनों में अंतर है। आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकार किसकी थी, गोवा में सरकार किसकी थी, बिहार में सरकार किसकी लाए थे हाथी को, बिहार में सरकार किसकी, वहां प्रयास किया गया ना, भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया गया। जब जनता आपको मैंडेट नहीं दे रही है तो आप खरीद फरोख्त करके आप वहां पे सरकारें गिरा रहे हैं। इस चीज पे रोक होनी चाहिए जो 2014 के बाद इन्होंने प्रथा चलाई है। और एक बहुत बढ़िया आज जो विषय आप लोगों ने चुना है वो साधुवाद का है कि इस तरह के विषय पे चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता को पता चले कि आज जो भ्रष्टाचार के पैसे भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लेके बैठी है उसका यूज कहां पर हो रहा है। जी अटल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर में लूंगा आपका, लेकिन उससे पहले ये भी है कि ये बात सही है, श्याम जी ने भी इस तरफ ध्यान दिलवाया। तो मैं लूंगा आपका काउंटर, एक सवाल और मेरा मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, उसका भी जवाब आप साथ दे दीजिएगा। श्याम जी ने एक बात सही कही थी कि जो लोग लिए जा रहे हैं ना वो ऐसे लोग हैं जो अपना एक बहुत बड़ा अच्छा बैकग्राउंड रखते हैं, फाइनेंशियली बहुत साउंड है वो। क्या कारण इसका ये भी माना जाए कि अगर मान लीजिए किसी आम आदमी को इस तरह से दल बदल कर सामने दिया जाता है तो उसको इतना आगे इसलिए नहीं बढ़ाया जाता क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा खर्चा होता है। वो खर्चा सहने की जो ताकत होती है वो ऐसे ही दिग्गजों में होती है जिनका अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होता है, 40-40 साल तक अच्छे पैसों पर नौकरी करके गए हुए होते हैं और एक अच्छा उनका बिजनेस बैकग्राउंड होता है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों को, या कोई भी राजनीतिक दल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ऐसों को ही साधने की कोशिश करता है। सर देखो, पहले तो मैं श्याम जी की उस बात पे सहमत हो रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि भी हाथी को ये लेकर गए और इतनी सारी बातें ये कह रहे हैं। ये तो सर्वविदित है कि हाथी के जितने कैंडिडेट थे वो इन लोगों ने लिए और लेने के बाद उसको पूरा का पूरा ही चुरा लिया। तो ये जो बात कर रहे हैं कि भाई भाजपा में ऐसा है, अब आप 2014 के पहले 50 साल पीछे चले जाइए, कांग्रेस ने क्या क्या किया ये किससे छुपा हुआ है। आज ये सफाई देते फिर रहे हैं कि ऐसा होता है लोकतंत्र, वैसा होता है। लोकतंत्र की धज्जियां कितनी बार उड़ाई है इन्होंने, ये किसी से छिपा है क्या? कितनी बार इन्होंने को वॉशिंग मशीन कहा है इन्होंने,
एक तरह से वॉशिंग मशीन बता रहे हैं कि वहां पर आप बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया जाता है एक तरह से, ताकि आप वहीं पर आए और जितने भी ईडी आईडी और जितने भी। जी, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के अंदर रैंडम होता है। ये अभी आपको पता है इनकम टैक्स जो एक तरीके से चलता आ रहा है पूरा आईटी स्पेसिफिक हो गया है। किसी को नहीं पता चलता कि ये कहाँ इसकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी को कैच कहाँ चाहिए, सब ऑनलाइन हो चुका है। मैं इसे बोलूंगा पर आप जाके और इसको एक बार पता कर लीजिए इनकम टैक्स में जाके। ये सब चीजें 2020 तक तो ठीक था, 20 के बाद सब ऑटोमेटेड हो गया। यहाँ के अफसरों को भी नहीं पता होता कि स्क्रूटनी में आप जो जवाब देंगे उसकी नेक्स्ट स्क्रूटनी कहाँ आएगी और कौन से शहर का कौन सा आईटी ऑफिसर कर रहा होगा। तो ये ऑटोमेटिक जो आईटी का जो प्रॉपर यूज होना है वो वास्तव में आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर। तो ये देखिए कयास लगाना, बोलना, आरोप लगाना, अब 2000 आप ये कह रहे हैं कि भी जो बेईमानी करेगा उसी पे तो ईडी आएगी। ईडी किसके लिए होती है? बेईमान लोगों के लिए ही होती है। और ईडी में जो आएंगे वो बेईमानी जो करेंगे वो तो उनके साथ ईडी आएगी, छापा भी मारेगी, पकड़ेगी भी। आप इनकी पुरानी सरकार को देख लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला, क्या क्या आप देख लीजिए कि एशियाड गेम्स के अंदर जो भी राष्ट्रमंडल जो खेल हुए उसके अंदर कलमाड़ी साहब रहे, तो कितने सारे हैं भ्रष्टाचार के इनके ऊपर आरोप लगे ना। हमारे जो लोग हैं उनको भी अगर गड़बड़ करेंगे तो उनके ऊपर भी ईडी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगी, जो होगा वो होगा ही होगा। अब कयास लगाना, आरोप लगाना सबसे सरल होता है तो वही लगा लेते हैं कि भाई आपके इस तरीके से होता है। मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है प्रभात जी, मेंबरशिप इन लोगों ने मेंबरशिप ली है। अब रही बात ये दूसरा क्वेश्चन आपका था कि ये जो 40 साल सेवा करके आते हैं, मेरा कहना ये है कि देखिए दो चीजें बहुत जरूरत होती है। एक व्यक्ति एक विचारधारा के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहे और काम करता रहे। दूसरा प्रशासनिक दृष्टि से भी लोग चाहिए होते हैं। तो जो 40 साल की नौकरियां करके आए हैं वो प्रशासनिक दृष्टि से बढ़िया है। आप सत्ता में मान लो आ जाते हो तो उसके बाद प्रशासनिक दृष्टि से बढ़िया लोगों को लेोगे तो आप लोगों को ज्यादा सर्विस डिलीवर कर पाओगे। ये भी एक ख्याल रखने वाली बात है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि अगर क्षेत्र के लोगों को अगर जोड़ा जाए तो मेरे ख्याल से ये विचार सही है। अगर ये कारण है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर स्तर पर लोगों से काम करना होता है। किसानों से जो जुड़े हुए नेता हैं उनको भी हम इसीलिए जोड़ते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ आपकी इस बात से। जी, और दूसरी चीज होती है कि एक व्यक्ति कभी भी किसी स्तर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण यदि आना चाहता है और लोकतंत्र के अंदर वो आकर के और अपने को अनुभव करना चाहता है कि लोगों से उसका जुड़ाव भी, क्योंकि प्रशासन का बहुत अच्छा अनुभव होता है तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों से जुड़ाव भी होता है। वहां पर अगर वो आकर के और इतना समय देता है तो बुराई नहीं है इसमें। नहीं, ठीक है, अगर ये कारण है तो ठीक है। श्याम जी, मनभेद और मतभेद की बात कही जाती है कि मनभेद नहीं था, मतभेद था, इस वजह से वो चले गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई जब वापस लौट कर आते हैं या राजनीतिक दल में इधर उधर जब जाते हैं तो दिल की वो दरार पाटी जा सकती है? मैं कई उदाहरण ऐसे आपने देखे होंगे कि जिनको दूसरे राजनीतिक दल में रहकर खूब खरी खोटी सुनाई जाती थी, अब जब उस दल में वापस लौट गए हैं, कोई पत्रकार उनसे इस तरह का सवाल करता है तो उससे कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मौका लगता है तो उसकी कार सेवा भी कर दी जाती है। तो आपको लगता है कि मन मुटाव है वो कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितने ही राजनीतिक दल बदलने, और उसका असर राजनीतिक दलों पर भी पड़ेगा कभी ना कभी? अंदर ही अंदर हो सकता है कि कोई खाई खोदी जा रही हो। देखिए, अटल जी की बात सुनकर के मैं अचंभित हूँ। राजनीति और प्रशासनिक राजनेता तो बहुत बड़ा, मैं तो बहुत सारे देखा राजनेताओं को कि वो अधिकारियों पर लगाम लगने में सक्षम होते हैं, और बहुत सारे अधिकारी जो आते हैं वो और भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें देखता हूँ। अब हरीश मीणा आए थे, पहले बीजेपी में थे, वो छोड़ के चले गए। वो तो प्रशासनिक के डीजी थे, वो आपको छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए मुझे नहीं पता। तो आपके कार्यकर्ताओं को आप ऐसा नहीं मानते योग्य नहीं है? ये प्रशासनिक अधिकारी जो 40 साल नौकरी करके आए, क्योंकि मोदी जी ने नया पेटेंट शुरू कर दिया है। बहुत सारे अधिकारियों को, जो आईएएस अधिकारी जो रिटायर हुए थे उनको मंत्री बना दिया। अब मंत्री बना दिया तो अब इनको भी पता है कि ये कार्यकर्ता तो मंत्री बन नहीं रहे। तो मोदी जी की स्टाइल अलग है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी मैं लगाऊंगा और उनको बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे, और सब राज्यसभा से हैं, कोई लोकसभा से चुनाव लड़के जीत के नहीं आया, अधिकांश राज्यसभा से हैं। अब देखिए, अर्जुनलाल मेघवाल के ऊपर आरोप कैलाश मेघवाल लगाते हैं तो फिर लगाते हैं, इसमें क्या बात है? लगाने के बाद भी फिर
अभी तो निलंबित किया है, बाहर तो किया नहीं है उनको। तो ये देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी जरूर। अब निश्चित तौर पर देखेगा कि मैं मान के चलता हूँ सारे तो भ्रष्ट नहीं होते, लेकिन हाँ अब वो आप तथ्य दे दिए और सारी चीज दे दी, तो इसके बाद अर्जुन लाल मेघवाल वाला मामला दब गया। अभी तक कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर नहीं किया, और वसुंधरा जी ने जिस प्रकार से नई चीज लाए हैं, तो मेरे को लगता है उनको भी माफ कर दिया जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, अब हमारा राजीनामा हो गया है। तो पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ गड़बड़ होती है, क्योंकि वो दरी बिछाने का ही काम करेगा, उसको तो काम करना ही नहीं है, उसको पद देना ही नहीं है अपन को। तो पद तो जिसको देना है जो कि योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, सब कुछ हो। पार्टी योग्यता का आधार क्या, आईएएस बन जाना, आईपीएस बन जाना, वो योग्यता का आधार है। जिस प्रकार से बन करके वो सेवा तो कर चुके, अब आपके यहाँ किस तरह की सेवा करेंगे मुझे नहीं पता क्या। अब वो देखेगा कि कब ज्वाइन कब कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि बिना चुनाव के अगर सदस्यता ग्रहण की होती तो अच्छा लगता। अब चुनाव है, कितने दिन बाद है। अभी तो अटल जी को भी पता है कि चुनाव से पहले क्यों आता है व्यक्ति, और जो 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का मालिक है वो आपके पास आ रहा है, तो वो आपकी सेवा करने के लिए तो आएगा नहीं, वो ये पार्टी के अंदर आपके सिद्धांतों को अपनाने आएगा नहीं। आपके पास कैंडिडेटों की सीकर में कमी है, अच्छे योग्य कैंडिडेट नहीं है, इस तरह से आपको लाना पड़ रहा है अलग अलग जाति के लोगों को। अभी आपको थोड़ी दिन बाद मालूम पड़ेगा अटल जी के कि सीकर से कौन सी वाली सीट से किसको उतार दिया आपने। अब जो मैं कह रहा था कि भाई देखिएगा कि अभी कलाम के खिलाफ ईडी का जांच हुई, और प्रिंस है वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके खिलाफ आयकर की बड़ी जांच चली। तो सीएलसी वाले ने कहा कि मेरी भी कोई हो सकता है, वो आ गया बीजेपी में, आ जाता हूँ साहब जो कुछ है करूंगा। तो ये सब चीजें दिखती है। और अभी बीजेपी देखे अब बांदी कुई से, क्योंकि सैनी समाज का बहुत बड़ा वहां पे वोटर है, आप उनको लिया है, नहीं नहीं तुम दूर मत रहो, अभी में हमारे पास रहोगे तो चुनाव में काम आओगे। तो ये सब चीजें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक एक सीट को कैसे जीता जाए, यही तो मंथन हो रहा है बीजेपी में। बीजेपी में अभी हो रहा है कि कांग्रेस से सत्ता छीननी है, तो छीनेंगे कैसे, कि जब तक योग्य व्यक्ति कौन है, पैसे वाला भी होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं जीत रहा। इसका मतलब ये सबसे बड़ी बात ये हो रही है। इसलिए हम कुनबा बढ़ा रहे हैं। अरे कुनबा तो पहले से इतना है, मिस कॉल से बहुत बड़ा कुनबा हो गया, इससे बड़ी और कुछ कितना कुनबा बढ़ाओगे। अगर बीजेपी के अंदर सारे सदस्य एक बार आ जाए तो बैठाने की जगह नहीं मिल पाएगी। तो ये देखिए अटल जी, फिर आप जो कयास लगाते हो, बात करते हो अलग बात है। कांग्रेस में भी कुछ लोग आते हैं, ऐसा नहीं कांग्रेस में नहीं आते हैं। कांग्रेस में जेपी चंदेलिया है, देखिए अब उसको टिकट देने के लिए राजी नहीं है। वो बहुत सारे अधिकारी हैं, हरीश मीणा है जो बीजेपी में थे, कांग्रेस के अभी देवली से हैं, ये भी भज्जी को पता है। तो इसलिए सब बातें हैं कि राजनीति में निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी आजकल कॉमर्शलाइजेशन में ज्यादा हो गया है, कार्यकर्ताओं में विश्वास कम हो गया है कि जीत हमको चाहिए तो इधर से भी लाओ, कोई भी व्यक्ति हो वो ठीक है, हम जीत सकते हैं। तो इसलिए दूषित वातावरण ना करे। अच्छा व्यक्ति, योग्य व्यक्ति आता है तो ठीक है, वो सेवा करने के लिए कभी नहीं आएगा, मैं मान के चलता हूँ। सेवा करने के लिए तो असली कार्यकर्ता है ना आपके पास, उसको कोई लेना देना नहीं होता पार्टी जीते, वो विचारधारा के साथ जुड़ता है। दीनदयाल जी के सिद्धांतों को अगर पढ़ लेंगे, फिर अटल जी जो बात कह रहे हैं वो कहेंगे नहीं कभी। फिर देखिए मैं तो बहुत बार देख चुका सारी चीजें, बीजेपी का सफर मैंने देखा है कि जंक्शन से आज तक दो व्यक्ति से, अब तो है इनके पास प्रचंड बहुमत है, और अब फिर कह रहे हैं कि फिर प्रचंड बहुमत लाने की बात करते हैं। अब राजस्थान में कितना आएगा नहीं आएगा ये तो जनता तय करेगी ना। इसलिए राजनीतिक वातावरण में कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ट्रेनिंग देने की बात होती थी, पहले तो बहुत सिखाया जाता था, अब सिखाने वाली बात नहीं था। इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा हो गया है, चुनाव एक बड़ा अभियान हो गया है, कोई हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको इधर अब मैं तो कह सकता हूँ कि भरत जी का क्या होगा, क्योंकि भरत जी पार्षद है आजकल तो, और पार्षद अभी इन्होंने भी कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस से नहीं, ये भी शायद इनका भी मत बदला, ये भी आ गए कांग्रेस में। अब ये कांग्रेस की बात करते हैं, अच्छी बात है। अब अटल जी का तो मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है, लेकिन बाकी तो मैं अटल जी का भी कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता नहीं तो मैं कह नहीं था। सर मेरा तो नाम से भी आप समझ सकते हो कि मैं तो पैदा होते ही आरएसएस का हो गया था। चलिए खैर कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन ये चुनौती जरूर बढ़ जाती है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो एक व्यक्ति ही पार्टी ज्वाइन नहीं करता, अगर वो किसी वर्ग विशेष से आता है, जाति विशेष से आता है, तो पार्टी एक तरह से पूरा ध्रुवीकरण करने की कोशिश उन राजनीतिक व्यक्तियों के जरिए करती है, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ा हुजूम होता है, वोट बैंक होता है। वोट बैंक सबसे बड़ा कारण है। लेकिन पार्टियां क्या इससे कितनी मजबूत होंगी, और मजबूत होंगी तो कितनी मजबूत होंगी, और चुनावी गंगा में जो हाथ धोया जा रहा है, बहती गंगा में, कितना सही है, आगे
कहीं इससे गंगा मैली ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।